नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। हमेशा अपने फैसलों से चौंकाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नए साल में दिया गया धमाकेदार इंटरव्यू खूब सुर्खियां बटोर रहा है। चुनावी वर्ष के पहले ही दिन आया ये साक्षात्कार प्रधानमंत्री के मिशन इलेक्शन की शुरुआत मानी जा रही है। एक न्यूज एजेंसी को दिए गए करीब 95 मिनट के साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने हर विवादित मुद्दों पर अपना स्टैंड रखा, चाहे राम मंदिर हो या फिर राफेल, किसानों की कर्ज माफी हो, काला धन हो, नोटबंदी हो या जीएसटी हो। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने गांधी परिवार पर भी हमला बोला, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को खरी खोटी भी सुनाई। इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस ने उन पर पलटवार किया, तो वहीं मंदिर के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद ने अपना अलग पक्ष रखकर सरकार के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। शिवसेना ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए भगवान राम कानून से बढ़कर नहीं है। क्या प्रधानमंत्री ने यह इंटरव्यू किसी सोची समझी रणनीति के तहत दिया, या बैठे बिठाए सभी विवादित मुद्दों को एक बार फिर हवा दे दी गई? समय शिखर में आज हम प्रधानमंत्री की नजर बनाम नजरिए पर करेंगे खास चर्चा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं बिहार झारखंड में कौन सी खबर बनी सुर्खियां। नववर्ष के पहले ही दिन बिहार में अपराधियों ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था को चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में ही आरजेडी नेता इंदल पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात यही नहीं रुकी। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के 13 साल के बेटे और एक अन्य आरोपी को पीट कर मार डाला। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश में हत्या हुई है। दरअसल 1 जनवरी को इंदल पासवान का गांव के ही कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से वो फरार हो गए। घटना की सूचना जैसे ही इलाके में फैली, समर्थक उग्र हो गए और आरोपियों के घर तोड़ फोड़ कर उसमें आग लगा दी गई। 2 लोगों की पीट कर हत्या भी कर दी गई। दूसरी खबर भोजपुर की है, जहां एक बार फिर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां पुलिस पर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना आरा थाना क्षेत्र के महाथिन टोला की है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण राजीव रंजन को मंगलवार की रात करीब 4-5 की संख्या में आए खाकी वर्दीधारी पीटते हुए उठाकर ले गए। जब परिजन राजीव की तलाश में थाने पहुंचे तो चौकीदार ने बताया कि राजीव को गिरफ्तार किया गया है और सुबह मुलाकात हो सकेगी। इसके बाद परिजनों को सुबह राजीव का शव मिला। परिजनों ने पुलिस पर राजीव की हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि युवक सुधा डेयरी में काम करता था और वह 30 दिसंबर को हुए कौशल महतो हत्याकांड में आरोपी भी था। परिजनों ने हत्याकांड में जानबूझकर फंसाने का आरोप भी लगाया है। मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस पर सोहराबुद्दीन केस में सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुवर दास ने कहा कि सीबीआई जांच में अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेताओं को फंसाने की साजिश थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सीबीआई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गलत गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि अगर मुठभेड़ फर्जी थी तो कई राज्यों की पुलिस कैसे मैनेज हो गई। कांग्रेस पर हमला करते हुए रघुवर दास ने लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटों पर जीतने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अब समय शिखर में चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। पटना स्टूडियो में अनिल शर्मा, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता है, आपका बहुत स्वागत है। मिथिलेश तिवारी, आप बीजेपी के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। रांची स्टूडियो में बैद्यनाथ मिश्र, आप प्रधान संपादक हैं, सनमार्ग के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले देख लेते हैं कि क्या प्रधानमंत्री के साक्षात्कार में कल क्या क्या बातें निकलकर आई थी। हमने पीसीआर से आग्रह करेंगे कि साक्षात्कार का वो अंश एक एक करके दिखाएं।
मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। तो नजर बनाम नजरिए में राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि वो अपने वकीलों को समझाए बुझाए। बहरहाल क्या लगता है आपको अनिल शर्मा जी की कांग्रेस से जो आग्रह किया गया है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, उसमें बीजेपी कानून की वकालत कर रही है और आप लोग बीजेपी को परेशान कर रहे हैं? ये प्रधानमंत्री जी का आरोप निराधार है जी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ कानून का सम्मान करना चाहती है। कानून के तहत राम मंदिर निर्माण के मामले को निपटाना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, उसके तमाम सहमंदा संगठन पिछले दिनों भी कानून को हाथ में लेकर बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया और आगे भी कानून को हाथ में लेकर के निर्माण करना चाहती है। कहा प्रधानमंत्री तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा उस बात को आप देखिए। उनके तमाम जो संगठन के लोग हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे तमाम संगठन है, क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के बयान पर ही बात कर रहा हूं सर। विश्व हिंदू परिषद के बयान पर तो हमारी चर्चा का केंद्र है भी नहीं है। नहीं, तो ऐसा है ना कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, तो कांग्रेस के जो वकील हैं वो कोई कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते कोर्ट में जी। वो रिप्रेजेंट करते हैं उन पार्टियों को जो उस पार्टी इन्वॉल्व है और उसमें वो अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं जी। उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। मिथिलेश तिवारी, ये बताइए आपकी बीजेपी अब कानून की बात पुरजोर तरीके से कर रही है और प्रधानमंत्री चूंकि चेयर होते हैं, उन्होंने भी इस बात को माना है और कहा भी है कि हम अध्यादेश के पक्ष में नहीं हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ जाए, फिर सरकार की अपनी जिम्मेवारी शुरू होगी, सरकार क्या करती है नहीं करती है। तो सवाल ये उठता है सर कि पालमपुर घोषणा पत्र को यदि हम याद करें, तब से लेकर बीजेपी के एक एजेंडे का मुख्य केंद्र रहा है राम मंदिर। उस वक्त से लेकर अब तक आस्था की बात बार बार आती है और अब जाकर कानून में बातें आकर रुक गई है। तो ये बात तो तब भी थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा था, तो आप लोग क्यों फिर इस मुद्दे को आस्था केंद्र बना दिए? कानून तक ही सिमटे रहने देना चाहिए था। देखिए संजय जी, आज से नहीं, प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि राम मंदिर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है हमारा। इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है, सर वोट तो राम के नाम पर वो तो स्पष्ट लाइन है। नहीं, वोट राम के नाम पर नहीं मिलता है, राम राज्य के लिए मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम राज्य के करीब होती है। ओके। हम लोग राम के नाम पर वोट मांगने जाते भी नहीं है। सुशासन, विकास, ये हमारा मेन एजेंडा रहा है। तो आज भी हमारे अब जो ये आपका विश्व हिंदू परिषद भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा है जो प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में बात कही, जो आपका अनुसांगिक संगठन है आरएसएस का, और संघ के अपने नजरिए रहे अध्यादेश को लेकर। सरकार ने तो एक बात बहुत साफ कर दी कि भाई हमारे लिए मंदिर कानून से ऊपर नहीं है। अब तो ये आरोप लगने लगे हैं। देखिए, जो भी संगठन है उनका धार्मिक संगठन है, उनका अपना धार्मिक नजरिया होता है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है और प्रधानमंत्री ने जब साफ कह दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही सरकार को जो करना होगा करेगी, तो इसका तो स्वागत कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। आप तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक बात और कहा कि कांग्रेस इसको उलझाना चाहती है जी। कांग्रेस जिसको उलझाना चाहती है, अगर वो सुलझ रहा हो तो कांग्रेस के पेट में दर्द तो स्वाभाविक है।
नहीं सुलझेगा तो सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, वो तो ना तो आपके उलझाने से उलझेगा ना उनके उलझाने से उलझेगा, ये भी बात अब तय हो गई है। बहरहाल डॉक्टर संजय कुमार क्या लगता है आपको? वकील जाके भारतीय जनता पार्टी के तर्क का समर्थन करें। ठीक सर, वो जाने, उनके वकील जाने। बहरहाल डॉक्टर संजय कुमार, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर जो एक बयान प्रधानमंत्री का आया है, बड़ा ही रक्षात्मक बयान इसे कह सकते हैं, या फिर सरकार का ये नजरिया जो उनकी अपनी एक नजर में ये बयान आया है, उस पर क्या नजरिए बनने चाहिए अब आम जनमानस में? एक प्रधानमंत्री का जो दायित्व था, उस दायित्व के तहत उन्होंने बयान दिया है, और उस बयान में ये चीजें स्पष्ट दिख रही है कि जो चाहे वो आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो, इसका दबाव में वो नहीं आ रहे हैं, ऐसा वो दिखते हैं। अब अंदर में क्या चीजें चल रही है वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हां, एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनका दायित्व बनता था, उन्होंने कहा कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कानून चीजें तय करेगी, हम उसके आधार पर निर्णय लेंगे, एक प्रधानमंत्री का। लेकिन तुरंत वो राजनीतिक बात भी कर देते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस के वकील इसमें रोड़ा अटका रहे हैं। भाई, जब आप बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर इस तरह की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हैं, कानून पर भरोसा जताते हैं, फिर कांग्रेस के वकील क्या कर रहे हैं इसकी चिंता छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दीजिए चीजों को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और उसके बाद आप आगे प्रोसीड कीजिएगा। जी, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती है कि बतौर प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी भी और थोड़ी राजनीति भी, ये दोनों चीजें जब चलती है तो जनता कंफ्यूज होती है। बहरहाल बैद्यनाथ मिश्र जी, क्या आपको लगता है कि मंदिर पर दिया गया वो साक्षात्कार में जो बयान था, वो उनकी नजर में जो स्पष्ट दिख रहा था, वो नजरिए में अब कुछ विश्लेषण होता रहेगा और शायद सवाल उठेंगे बीजेपी को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री की समस्या यह है कि उनके साथ ऐसे दल भी हैं जो दल अध्यादेश के खिलाफ हैं, खासतौर से बिहार में नीतीश कुमार भी खिलाफ हैं, और चुनाव के बाद ऐसे दल आ सकते हैं, ऐसे दल समर्थन दे सकते हैं जो अध्यादेश लाने के बाद इनका साथ छोड़ के चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अकेले रह जाएगी, या एक दो इनके साथी शिवसेना वगैरह रह सकते हैं, बाकी कोई रहेगा नहीं। तो एक तो उनका बयान पूरी तरह से एक राजनीतिक भी है, और प्रधानमंत्री की जो मर्यादा है और उनका जो दायित्व है, उनका जो पद है, उसके अनुरूप भी है। इसको इस तरह से देखना चाहिए। तीसरा मामला उसमें यह है कि जो लोग यह कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को नागपुर के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है, उनको भी ये जवाब है कि भाई, हम अपनी सरकार चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चलाते हैं, मोहन भागवत या विश्व हिंदू परिषद के किसी भी नेता पदाधिकारी का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। हमें जो अच्छा लगता है हम वही करेंगे। और संजय जी, चौथी बात मैं आपको बता दूं, 1992 में जब ढांचा गिरा था, कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हुई थी, उन्होंने इस्तीफा पहले दे दिया था। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बिल्कुल, ये आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ राम के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है इस देश में, क्योंकि यहां सिर्फ धर्म नहीं है, धर्म से बड़ी यहां जातियां हैं, और उसकी अलग से व्याख्या कभी विश्लेषण होगा तो बात सही है, बात सही है। परंतु प्रधानमंत्री ने एक प्रधानमंत्री के नाते और भाजपा के प्रमुख नेता के नाते अपना दायित्व निर्वहन किया है। बहुत अच्छा बयान उनका है, स्वागत योग्य बयान है। ठीक, मुकेश जी, क्या आपको लगता है ऐसा कि जिस तरह से एक बात का जिक्र बैद्यनाथ जी ने भी किया कि 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था, उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो काशीराम और मुलायम का एक गठजोड़ आया था और एक स्लोगन भी उन दिनों चल रहा था कि जब एक हुए काशीराम, मुलायम और काशीराम, तो हवा में उड़ गए राम। तो एक तो उन्होंने बड़ा ही ध्यान आकृष्ट भी कराया और अच्छी बात भी है। लेकिन जो बीजेपी और उसके आनुषांगिक संगठन जितने भी रहे हैं आरएसएस के, इनका डे वन से राम के नाम पर एक बहुत बड़ी आस्था के नाम पर एक बहुत बड़ा कार्ड चलता रहा है। और राजनीति में ये बात सही है कि मंदिर के नाम पर आप जीतते हो या नहीं जीतते हो, लेकिन जिन करोड़ों हिंदुओं की आस्था को लेकर आप बार बार जिक्र करते रहे, वहां कानून की बात अब सामने आ रही है प्रधानमंत्री के बयान में। तो विध्वंस के समय कानून कहां था जब बाबरी ढांचा को ढहाया गया था? एक सवाल अब लोगों के जहन में यह भी उठ रहा है। अब निर्माण के वक्त कानून और सुप्रीम फैसले का इंतजार क्यों? दो महत्वपूर्ण विषय इसमें निकल के आते हैं। पहली बात कि जिस दिन
जो 1 तारीख को प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू आता है और ये इंटरव्यू जो है वो एक चैनल को दिया जाता है और चैनल के माध्यम से लंबा इंटरव्यू होता है। नॉर्मली प्रधानमंत्री का इतना लंबा इंटरव्यू नहीं होता है। तो पहली बात तो और ये उस विषय स्थिति में होता है कि इस साल चुनाव है और लगभग अप्रैल मई में चुनाव शुरू होकर खत्म हो जाएंगे। तो मात्र 3 महीने आपके पास हैं और प्रधानमंत्री पिछले साल 2018 में 3 राज्यों में उनकी शिकस्त हुई, उनकी पार्टी की शिकस्त हुई है और उनकी भी शिकस्त हुई क्योंकि वो मुख्य केंद्र थे चुनाव प्रचार में। तो अब उनके पास जो मुद्दे उसमें उभर के आए थे संजय जी, वो बड़े महत्वपूर्ण है। उसमें राम मुद्दा भी एक मुद्दा था। एक एक करके हम चलेंगे, एक एक करके हम चलेंगे। किसानों का एक मुद्दा था, इसके बाद किसान पर भी चर्चा करनी है। तो ये जो मंदिर को समझा दीजिए। ये जो इंटरव्यू आया है इसमें जो राम मंदिर का मुद्दा, ये उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारी जो बात है, हम नियम कानून से चलेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और इसमें जो राजनीति की चुटकी उन्होंने ली है कि कांग्रेस ही इसके लिए जिम्मेवार है। अगर कोई घटना होती है या उनके जो वकील के माध्यम से या किसी माध्यम से जो परेशानियां हो रही हैं, तो कहीं न कहीं जो भारतीय जनमानस है जो आस्था के माध्यम से ही चलता है और चुनाव में भी जो वोट देता है तो आस्था को भी ध्यान में रखते हुए वोट देता है, तो उसको उन्होंने अपनी तरह आकर्षित करने के लिए बड़ा ही एक सुलझा हुआ, बड़े ही एक चातुर्यपूर्ण तरीके से उन्होंने उनको एक नया माध्यम दिया है कि देखिए हम तो बड़े साफ सुथरे ढंग से मंदिर बनाना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस इसमें अवरोध पैदा कर रही है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे कंफ्यूजन थे जिसको उन्होंने ये कहते हुए दूर किया कि भाई अध्यादेश तो नहीं हम लाएंगे और अब तक आजादी के बाद से आजाद भारत में जब मामला सब जुडिस और सुप्रीम अदालत में हो तो ऑर्डिनेंस लाने की परंपरा रही भी नहीं है। तो संविधान के दायरे में बात हो रही है। बहरहाल अब रुक करते हैं अगली ओर। प्रधानमंत्री ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हालत सुधारने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। ये झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, उसको मैं लॉलीपॉप कह रहा हूं। दूसरी बात है, कौन सा झूठ से? जैसे कि हम सब किसानों को कर्ज माफ किया, हकीकत है नहीं किया, हकीकत है नहीं किया है। तब तो सवाल ये भी उठता है ना मिथिलेश जी कि बीजेपी यदि कहती है कि कर्ज माफी समाधान नहीं है तो आपकी सरकार जो उत्तर प्रदेश में आती है उसको कर्ज माफी करनी पड़ती है। तो फिर आपके 2 चेहरे भी सामने आ जाते हैं। ये भी एक सवाल उठता है कि जब समाधान नहीं है तो वैसी व्यवस्था दीजिए ना। आप बिहार उत्तर प्रदेश में यदि बैठे हुए हैं तो वहां किसानों को मौसम के भरोसे रहना पड़ता है, जहां सुखाड़ और बाढ़ वहां के लिए अभिशाप बना हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ बोलने भर से तो बात बनेगी नहीं। देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की चर्चा की तो जिस समय भाजपा की सरकार यूपी में बनी उस समय वहां की स्थिति बहुत ही खराब थी और इसलिए वहां जो सरकार ने निर्णय लिया वो बहुत आवश्यक था। लेकिन मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया तो फिर वो भी आवश्यक था नहीं। तो मध्य प्रदेश में उन्होंने किया क्या? तो राहुल गांधी जी ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद कहा कि ये कर्ज माफी कोई समाधान नहीं है। हालांकि किया ना कर्ज माफी उन्होंने भी। नहीं, पूरी तरह तो नहीं किया है ना। अच्छा, पूरी तरह तो पूरी तरह कहां किया? कर्ज माफी का मतलब होता है किसानों का पूरा कर्ज माफी। हाँ, तो 2 लाख तक के कर्ज को माफ किया ही है। नहीं, अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मैं आ रहा हूं, हमारे किसान बार बार परेशान हो, बार बार वो सरकार के सामने गिड़गिड़ाए और सरकार कर्ज माफी करे, तो ये इसका स्थायी समाधान नहीं है। बिल्कुल नहीं है साहब। किसान गिड़गिड़ा क्यों रहा है? सवाल तो ये भी है ना, उनके फसल का सही दाम मिले। सर तो ये कौन करेगा सर? व्यवस्था तो आप लोगों के हाथ में हम देते हैं, वोट तो आप मांगते हैं, उस वक्त कहते हैं कि दुनिया की हर दिक्कतों का समाधान। देखा होगा हमारी सरकार ने एमएसपी, हमारी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया किसानों को, और 2022 तक हमारा संकल्प है हम किसानों के एमएसपी का बिहार में बैठे हुए पूछ लिया कितने लोगों का एमएसपी बिल पाता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। झारखंड में कितने लोगों का मिल पाता है? काफी लोगों का मिल रहा है संजय। चलिए खैर, काफी मैं जहां से एमएलए हूं मैं देख रहा हूं जी। ठीक से चलिए, लोगों को उसकी बहुत जबरदस्त लाभ हो रहा है। अच्छी बात है। अनिल शर्मा, आज किसान अपना बोरिंग लगा रहा है, उसको सरकार उसके खेत तक जो है बिजली का कनेक्शन पहुंचा रही है। ये उसी दिशा में तो है पहल। ठीक। अनिल शर्मा जी, इस किसान का सिंचाई आसान होगा, किसान के फसल आने लगेंगे। सर समझ गया। अनिल शर्मा जी, ये बताइए कि ये बात जो प्रधानमंत्री ने कही, ये बात तो सही है। कर्ज माफी और कर्ज माफी अनंत काल तक तो नहीं चल सकता ये मामला, पहली बात। दूसरी बात कि कर्ज माफी समाधान नहीं है, इससे हम भी सहमत हैं। लेकिन किस कीमत पर? आपने किसानों को उसकी किस्मत पर यदि छोड़ दिया है तो उसके पास उपाय क्या है?
उसमें सवालों के घेरे में कांग्रेस भी तो है सर। देखिए ऐसा है जी, प्रधानमंत्री जी का जो बयान है वो भ्रामक है। कांग्रेस की सरकार चाहे कर्नाटक की है, वहां भी किसानों का कर्ज माफ किया, पंजाब की सरकार ने भी माफ किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी माफ किया, कर्ज माफी समाधान है क्या? सरकार ने भी माफ किया। मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं इस पर। कर्ज माफी अस्थायी समाधान नहीं है, मगर जहां एक तरफ सैकड़ों की संख्या में किसान उस कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर रहे हों, तो उन आत्महत्याओं के दौर को रोकने के लिए कर्ज माफी के सिवा क्या उपाय है? तो सर सवाल यह है कि आपको इस देश ने लंबे समय तक शासन करने का अधिकार दिया था, फिर क्यों दिया था? फैसला किया है। नहीं, मुझे बताइए, किसानों को राहत दिया है। सर ये बताइए कि लगभग 60 वर्ष तक आपकी पार्टी ने देश में सत्ता चलाई और तब तक 60 वर्षों में आपने वो व्यवस्था नहीं दी, और आज आप आत्महत्या का जिक्र करते हुए बेईमानी नजर नहीं आ रहा है? श्रीमान जी, कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया सर? तो अगर आप आत्महत्याओं का दौर चलता ही रहा, आपको भी पता है कि किसानों की हालत इसके पहले क्या थी और 60 वर्षों में किसानों की हालत कितनी बेहतर हुई, किस तरह से हरित क्रांति इस देश में आया, किस तरह से श्वेत क्रांति आया, किस तरह से किसानों की माली हालत बेहतर हुई। सर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को छोड़ देना, किसानों की हालत एमएसपी में बढ़ावा किया था, वो वाजपेयी जी की सरकार से सीधे दोगुना था उसी समय। सर बिहार में हरित क्रांति का क्या लाभ मिला था दुनिया जानती है सर। बहरहाल वैद्यनाथ मिश्र जी, आप ही से 2 लाइन पहले सुन लूं, उसके बाद बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। कर्ज माफी समाधान नहीं है, पर समस्या तो स्वयं राजनीति ही है, इसका मतलब। हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने 2008 में भी पूरे देश में किसानों के कर्ज माफ किया था जी। उसके बाद भी आत्महत्याएं हुई। हाँ। और मध्य प्रदेश में कर्ज माफी, राजस्थान में कर्ज माफी और उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी के बाद भी आत्महत्याएं होंगी। क्यों? कि कर्ज उनके माफ हो रहे हैं जो बैंकों से पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं। प्रधानमंत्री वाला कर्ज माफ नहीं हो रहा है। साफ किया था जी कि ये जो साहूकारों से ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक बार जिनका कर्ज माफ हो गया उनको दोबारा बैंक से लोन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतने वर्षों में हमने देश में किसानों के लिए जो जरूरी चीज थी, जैसे उनके अनाज का भंडारण, बगल में उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था, जो धान है, गेहूं है, जो भी तिलहन है, दलहन है, उसको खरीदने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं है। अब बिचौलिए सीधे खरीदते हैं। किसान अपने खेत का जो अनाज है वह बाजार तक पहुंचा नहीं पाता, उसके पास साधन नहीं है, स्टोरेज नहीं है, उसको सड़ने से बचाने के लिए, गलने से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है जी। और जहां तक वर्तमान सरकार की स्थिति है तो मोदी जी ने कुछ प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए कि सॉयल हेल्थ कार्ड उन्होंने बनाया, अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत विस्तार से इस पर बात की है उन्होंने। और केवल कर्ज माफी समाधान नहीं है, लेकिन कर्ज माफी जो है वो वोट दिलाता है, तो सब लोगों को आसान है कि वो कर्ज माफ करो। बीजेपी भी तो वही करती है सर। किसानों की चिंता छोड़ो, अपने में मगन रहो। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय कुमार, आप स्वयं किसान भी हैं, शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं और तमाम आयामों को छूते भी हैं। एक किसान होने के नाते जब आप बिहार में होते हैं और जब किसानों की हालत जब आप देखते हैं, ठीक है, आप थोड़े से ठीक ठाक वर्ग से आते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज गरीब और मझौले किसानों की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है। और फिर ऐसे में कर्ज माफी समाधान नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान के तौर पर नहीं देख सकते आप, पहला। दूसरा कि कितनी नहर परियोजना व्यवस्था लागू हो पाई है बिहार में 70 साल की आजादी के बाद? बिजली का अभी जाकर स्टार्ट किया है? नहीं, जो किसानों पर जो प्रधानमंत्री की बात थी जी, वो दोनों बातें मुझे बड़ी उचित लगी। चाहे जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला, कांग्रेस की जीत हो गई और भारतीय जनता पार्टी हार गई, इस वजह से उन्होंने बोला, या उसका कारण जो रहा हो, लेकिन बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा, मैं भी उससे सहमत हूं कि कर्ज माफी किसानों का समाधान नहीं है, बिल्कुल। दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को बीज और बाजार हम मुहैया नहीं कराएंगे, किसान वहीं खड़े रहेंगे। दोनों बात बड़ी ईमानदारी पूर्वक उन्होंने अगर कही है तो मैं उनकी इस बयान का सराहना करता हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी आपके स्टूडियो में आने के पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था कि एक आगरा का एक किसान 19 टन आलू का उत्पादन करता है,
बजाते हुए कोल्ड स्टोरेज में रखता है और जब उस आलू को बेचता है तो बिचौलियों को लाभ होता है 4,990 रुपया और उस किसान के हिस्से में लाभ आता है 490 रुपया। 19 टन आलू का उत्पादन, फिर उसका स्टोरेज और फिर उसकी बिक्री के बाद उस किसान के हिस्से में आता है 490 रुपया। सही बात है कि किसानों पर सारी पार्टियों को ईमानदार होना होगा। जब तक उसको मूल्य नहीं मिलेगा, आज आप कर्ज माफ कर दीजिएगा, अगला चुनाव में फिर किसान उसी कर्ज के दलदल में डूबा हुआ मिलेगा, फिर कोई आप घोषणा करेंगे। तो अगर किसानों को वास्तव में आप निकालना चाहते हैं तो कर्ज माफी करनी होगी। और मिथिलेश तिवारी जी जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, आप कितने फसलों पर एमएसपी देते हैं? आप 5-7 फसलों पर देते हैं। बिहार की बात मैं बोलता हूं, कहां धान की खरीद हुई? अनिल शर्मा जी बेहतर तरीके से एक प्रतिपक्ष के तौर पर रखेंगे। कितना किसानों को पैसा मिला, बिचौलिए कितने मार गए और नमी के नाम पर किसान धान लेकर के कैसे भटकता रहा। तो जिस दिन इस देश की सत्ता, चाहे वो जिस पार्टी की सत्ता हो, किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य देना शुरू कर देगा, बाजार मूल्य जिस दिन मिलने लगेगा, अगर प्रधानमंत्री जी की बात में दम है तो मैं मानता हूं कि सबसे अच्छी बात उन्होंने कही कि किसानों को बाजार से मूल्य दिलाना। ठीक सर, मैं आपको रोक रहा हूं, सबसे बड़ी ईमानदारी। मैं आपको रोक रहा हूं मुकेश जी, मुझे ब्रेक पे जाना है, बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत कॉन्क्रीट आपका मुझे स्टेटमेंट चाहिए कर्ज माफी को लेकर, क्योंकि अब सरकार कहती है कि हम ई मंडी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, जिस देश में मंडी व्यवस्था रही हो, बिहार में भी थी, झारखंड में भी मंडी व्यवस्था थी, लेकिन 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर किसानों को चलना पड़ता था। अब कितना किसान उसका लाभ उठा पाएंगे तो वक्त बताएगा। लेकिन कर्ज माफी क्या आइसोलेशन में दिया हुआ बयान नहीं है तब तक जब तक ये व्यवस्था पूरी ना हो? बिल्कुल, जैसा आपने ई मंडी का जिक्र किया, मध्य प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी जो क्षति हुई है, किसानों को सबसे बड़ी परेशानी हुई है, वो ई मंडी के कारण में हुई है। क्योंकि जब वहां पैसा जाता है तो पैसा जो उसमें मिलता है, ई मंडी का पैसा मिलता है, वो सीधे सीधे बैंक में जाता है और बैंक में जाता है, चूंकि किसानों ने कहीं कर्ज लिया हो तो वो कट जाता है, तो उनके हाथ पैसा नहीं आता है। एक बड़ा विक्षोभ का बहुत बड़ा कारण था मध्य प्रदेश में कि ई मंडी की जो व्यवस्था थी उसमें संतुलन नहीं था, या उस ढंग के उसको जो ग्राउंड रियलिटी थी कि किसानों को क्या सुविधा असुविधा होगा उसका ध्यान नहीं रखा गया था। दूसरी बात है जो ये सारी चर्चा हो रही है, पहले हमें ये देखना हो कि किसानों का वर्ग कितना बड़ा है। 50 करोड़ की अगर हम 40% की आबादी रखें किसानों की आज के दिन में, तो 50 करोड़ की आबादी जो है किसानों की है, जिसमें कि मझोले और सीमांत किसान 40 करोड़ से ऊपर हैं। 40 करोड़ की आबादी का मतलब हुआ कि एक पूरा यूरोप जो है हमारे पास है और जिसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है और जो पूरी तरह सरकार और सरकार के बाकी व्यवस्थाओं पे वो आश्रित है। बैंकों से लोन नहीं मिलता है, जिस बात का जिक्र बैजनाथ मिश्र जी कर रहे थे कि अगर बैंक उनको पैसा नहीं देंगे, उनके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई आधार नहीं है बैंकों से कर्ज लेने का, तो साहूकारों के पास जाएंगे। और ये सारे जो किसान मर रहे हैं उसमें 80% किसान जो जिनकी आत्महत्या हो रही है वो किसान है जो कमर्शियल क्रॉपिंग करते हैं, या तो वो कॉटन करते हैं, या फिर वो सोयाबीन करते हैं, या फिर वो शुगर केन करते हैं, या फिर और दूसरे कोई इसी ढंग की कमर्शियल क्रॉप करते हैं। वो ये इन चीजों को किस ढंग से, उन किसानों को किस ढंग से आप सुविधा पहुंचाएंगे। और ये प्रधानमंत्री उस समय वक्तव्य दे रहे हैं जबकि 5 साल बीतने जा रहे हैं। तो 5 साल जिस समय आप सत्ता में बैठे थे, पूरा आपके पास रोड मैप होना चाहिए था। पूरे किसानों आपको वोट जो मिला है, आपको लोगों ने जो जिताया है, सत्ता में बैठाया, चाहे किसी पार्टी को बिठाए, तो किसानों के बल पर ही आप बैठते हैं। और किसानों ने साथ अगर नहीं दिया किसी पार्टी को तो वो पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार में अपनी बातें रखी हैं, अपनी नजर पेश की है। नोटबंदी के मुद्दे पर भी सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। प्रधानमंत्री ने उस पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था खत्म हुई है। हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी की बहुत अनिवार्यता थी। ये पैरेलल जो इकोनॉमी थी, इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था। नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है। और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटें पड़ी रहती थी, वो बैंकिंग व्यवस्था में आई है। नोटबंदी के बाद जो आरबीआई में 1 साल कुछ महीनों के बाद जब एक रिपोर्ट आई तो उसमें ये बात साफ हुई थी कि 99% से ज्यादा पैसे बैंक में आ गए हैं और समानांतर व्यवस्था के तहत वो पैसे सही हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस नोटबंदी को काले धन
जैसी अर्थव्यवस्था को संपन्न करने के लिए, समाप्त करने के लिए फैसला लिया गया था मुकेश जी, ऐसे में 0.2% यदि रिकवरी नहीं हुई है तो क्या हम इसी काले धन का इंतजार कर रहे थे? बड़ा सवाल ये है, इसका जवाब दीजिए। आखिर नोटबंदी से क्या मिला देश को? नहीं, नोटबंदी ये पूरी जो ये सोच थी, नोटबंदी की सोच जो थी वो बड़ी अच्छी सोच थी और बड़ी महत्वपूर्ण सोच थी और काला धन को वापस में लाने के लिए प्रयास भी था। लेकिन प्लान बनाना, प्लान कंसीव करना, प्लान इंप्लीमेंट करना और प्लान के रीच को पहुंचाना और प्लान से जो फायदा घाटा हो रहा है आम जनमानस को, या जो जिन लोगों को आप इंगित कर रहे हैं या चिन्हित कर रहे हैं, काला धन लाने की बात कर रहे थे, लेकिन इसका जनमानस पे क्या असर था, चार अलग अलग विषय हैं संजय जी। तो सबसे बड़ी बात यह हुई कि प्लान कंसीव तो बहुत अच्छा हुआ, प्लान इंप्लीमेंटेशन की जब बात हुई तो आपने देखा कि बैंकों में पैसा ही नहीं पहुंचा था, नए नोट ही नहीं आए थे और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि लंबी लंबी कतारें लगने लगी, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 3-4 महीने तो पूरी तरह जिसको कहते हैं वित्तीय अराजकता की स्थिति पूरे देश में रही और ये उस समय लगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ जाएगी और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पैसे बाजार से गायब हो गए। पहली बात कि पैसे किसके आएंगे और काला धन कितना आएगा वो अपनी जगह पे है, वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब बाद में देंगे। लेकिन पहली बात तो है कि रोजगार, जो छोटे लोगों को रोजगार मिलता था, उदाहरण के रूप में बिहार से लोग जाके जो गुजरात में रोजगार करते थे, पंजाब में रोजगार करते थे, हरियाणा में रोजगार करते थे, महाराष्ट्र में रोजगार करते थे, उनको रोजगार मिलना बंद हो गया। यही कमोवेश स्थिति पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश की रही, यही कमोवेश स्थिति जो गरीब इलाके हैं, अंचल हैं मध्य प्रदेश की, वहां की रही, उड़ीसा की रही, बंगाल की रही, आसाम की रही। तो ये सबसे बड़ा एक दुष्परिणाम जो दिखाई पड़ा कि पूरी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्थिर होने लगी, रोजगार के माध्यम खत्म होने लगे, रोजगार सृजन कम हो गया, आम आदमी की परेशानियां बढ़ गई और जो नोट मिलना चाहिए था, जो पैसे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। दूसरी तरफ आप, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इसी चांदनी चौक में 40 करोड़ रुपए जिसमें कि रोड रुपए नहीं मिलते थे, 40 करोड़ एक व्यापारी के पास से मिले। तो जो बैंकीय संरचना में जो त्रुटियां थी, जो खामियां थी, जो भ्रष्टाचार था, वो पूरे अपने ऊंचाई पर पहुंचा और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री सजा देना चाहते थे वो उनको सजा नहीं मिली और सजा जो मिली वो भारतीय जनमानस को मिली। जी, कांग्रेस का तो अपना नजरिया बहुत डे वन से स्पष्ट रहा है अनिल जी, जैसा कि आपके राहुल गांधी भी इसकी आलोचना करते रहे हैं। अब जाकर जब प्रधानमंत्री कहते हैं काले धन जैसी समानांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करने में बड़ा मददगार रहा नोटबंदी, पार्टी इससे कहां तक सहमत है? आपने तो खुद ही कहा कि जब रिजर्व बैंक ने फाइनल असेसमेंट किया तो 99% पैसे वापस आ गए। तो जिन लोगों ने बैंकों में लौटाया, इसका मतलब कि वो काला धन नहीं था, तभी तो वो फेयरली जाकर कोर्ट कहा बैंकों के हमारा पैसा है, हमको चेंज कीजिए। तो यह तो काले धन को निकालने का जो मामला प्रधानमंत्री जी ने कहा, यह तो निराधार है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी का जो अप्रोच था, ठीक ही कहा उन्होंने कि उसका कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट बेहतर नहीं किया। अब आप ही बताइए, आप विद्वान व्यक्ति हैं, कि नोटों का जो आकार बना, अब जो पहले नोट का आकार था वो नोट का आकार बदला और जो जितने भी एटीएम थे उस एटीएम में जो उसका पहले से खाका बना हुआ था, खांचा बना हुआ था, वो डिफरेंट था, जिसके कारण महीनों महीनों तक लोगों को परेशानी हुई और पैसे का एक्चुअल एटीएम से उसको मिल नहीं पाया। और उतना ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने मोटे पैसे जमा किए बैंकों में, उनके नामों को सार्वजनिक करें और यह भी बताएं कि उसमें कौन बड़े धन्ना सेठ हैं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन दिया, जिसके कारण हजारों करोड़ का उनका पार्टी का कार्यालय खड़ा हो गया है, ये बताना चाहिए। और ये तमाम हुआ है नोटबंदी के दौर में ही। मैं जब मिथिलेश जी को जैसा शामिल कर लूं इसमें, क्योंकि पार्टी का व्यू जानना जरूरी है। मिथिलेश जी, इस नोटबंदी को लेकर एक जो दुखद खबर ये बनी थी उन दिनों 8 नवंबर के बाद कि लंबी लंबी कतारों में जब लोग खड़े मिले तो उनमें से लगभग पूरे देश में कुल 144 जानें गई थी। अब 144 जानें वो जाने गई थी जो आम जिंदगी की थी, आम लोगों की थी। नोटबंदी का एक फैसला क्या वाकई देश के लिए बहुत जरूरी था? क्योंकि नोटबंदी के बाद यदि सारे धन रिकवर हो ही गए थे, लगभग आरबीआई के पास पहुंच ही गए, बैंकों में आ ही गया, तो फिर क्या हमें मिला, इसका क्या फलसफा था? देखिए, आप तो जिस क्षेत्र से आते हैं, मिथिला के क्षेत्र से जी, आप जानते हैं कि हर महीने कोई ना कोई आतंकवादी वहां पकड़ा जाता था और यह देश के लिए खतरा था। हम लोग खुद पैसे जब निकालने जाते थे, एटीएम से जो है सो जाली नोट निकला करता था। तो यह राष्ट्र के लिए आवश्यक था। नरेंद्र मोदी जैसा ही हिम्मती प्रधानमंत्री था जिसने इस निर्णय को लागू किया। तो क्या सर आतंकवादी नहीं पकड़े जा रहे हैं क्या?
और नहीं पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कमी आई है। अब डिजिटल पेमेंट बढ़ा है, हिसाब किताब देश का ठीक हो रहा है। नोटबंदी की वजह से काला धन है, हमारे सेना की कमाने वालों के लिए मुश्किल हो गया है। ये एक बड़ा निर्णय था और कड़ा निर्णय था जो देश के लिए आवश्यक था। चलिए ठीक सर। डॉक्टर और प्रधानमंत्री जी ने किया निर्णय जी, ये कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाती। हाँ ठीक बात है, कांग्रेस की सरकार और देश के लोग लंबा लंबा लाइन में लगे रहे, लेकिन सबने मोदी जी की सराहना की। लेकिन जो जाने गई सर उसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। नहीं, वो दूसरे कारण से गई, वो कोई नोटबंदी के कारण जाने लाइन में लगने से नहीं गई, लाइन में लगने की वजह से भी कई लोगों ने उसको नहीं लोगों ने उसको अलग अलग प्रकार से चिपकाने का प्रयास किया। ठीक सर, लेकिन वो जाने इसके कारण नहीं गई, इसके कारण नहीं गई। चलिए ठीक। डॉक्टर संजय कुमार, क्या नोटबंदी मौजूदा सरकार के लिए बहुत फलदायी फैसला साबित होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। जो उद्देश्य था इनका नोटबंदी का, जी, जो जिसको ये बताना चाहते थे कि जो आतंकवादियों के पास बहुत सारे ब्लैक मनी हैं और नोटबंदी के माध्यम से हम उसको ले आएंगे या उनके पैसे को हम सीज कर लेंगे। जब 99% राशि बैंकों में आ गई तो मैं नहीं समझता हूं कि इस नोटबंदी के फैसले को जनता बहुत इस रूप में देखेगी। हां, दूसरी तरफ देखेंगे कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस में जो ये देश गया और जो घाटा हुआ, तो जितना नोटबंदी से आपने लाभ नहीं दिया उससे ज्यादा तो आपके देश को घाटा हो गया। तो इस चीज को भी समीक्षा करनी होगी फाइनेंस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि इसके घाटे क्या हुए। हां, तीसरी बात जरूर अच्छी हुई। देखिए, फैसला जब होता है देश का और देश का प्रधानमंत्री कोई फैसला ले रहे हैं तो उसकी समग्रता में समीक्षा होनी चाहिए। और ये समग्रता में ये बात जरूर है कि एक लोगों को बैंकों में पैसा रखने का एक आदत पड़ी, लोगों को लगा ठीक है जैसे तैसे दूसरे के अकाउंट में, तीसरे के अकाउंट में, चौथे के अकाउंट में लोगों ने पैसा जमा किया। लेकिन बैंक में अकाउंट खुलवाने की लेकिन जिस उद्देश्य से आपने नोटबंदी की, नोटबंदी के बाद जब बैंकों में निकलने लगे पैसे 40 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, तो जिस भ्रष्टाचार पर आप अंकुश लगाने के लिए नोटबंदी आपने किया, क्या उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा? और अगर नहीं लगा इसका मतलब कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। मितेश जी, जोड़ी नहीं कि हर बात का आप जवाब दें, क्योंकि और भी मुद्दे हैं उस पर भी हम आप लोगों का रिएक्शन लेना चाहेंगे क्योंकि समय की पाबंदी है। नहीं, एक विषय, अच्छा जी, एक विषय हम कहना चाहेंगे जी प्लीज। उसी दौरान नदी में रुपये फेंके गए। हाँ सर, और जैसा अनिल वही फेंके हुए करेंसी जो 0.2% के आसपास रह गया ना, वही अभी नहीं आया है बैंक में, बस वही नदी में बह गया। अनिल शर्मा जी को जानकारी लेनी चाहिए कि हमारा आजीवन सहयोग निधि योजना चलता है पार्टी का और देश के तमाम कार्यकर्ता उसमें पैसा जमा करते हैं, उससे हमने इमारत खड़ी की है। ठीक सर, चलिए। नोटबंदी और ये मैंने वही कहा कि पॉलिटिकल, मैं बैद्यनाथ जी आप ही के पास आ रहा हूं। बैद्यनाथ जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? जी, नोटबंदी कितना ऐतिहासिक और कितना वो खतरनाक फैसला बीजेपी के लिए आने वाले वक्त के लिए साबित होगी, जो प्रधानमंत्री ने जिसको जस्टिफाई करने की कोशिश की अपने साक्षात्कार में। देखिए, प्रधानमंत्री का फैसला है, उसको जस्टिफाई तो वो करेंगे ही, लेकिन वो बहुत एक साहसिक फैसला था, वो जोखिम भरा फैसला था, लेकिन उसके फैसले के अनुपालन के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो सरकार ने नहीं किया। ये जो सारा पैसा लौट गया बैंकों को, उसका कारण यह था कि बैंक वाले, पोस्ट ऑफिस वाले सब मिले हुए थे कालाबाजारियों से। और मैं निजी तौर पर ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपना पैसा जो है आधे दर पर, पौने दर पर दिया और इन लोगों ने उस काले धन को सफेद किया, बैंक के लोगों ने किया। आपके पास भी कई बैंकों की रिपोर्ट्स आई हैं, एक्सिस बैंक से लेकर कई बैंकों की रिपोर्ट्स आई हैं। तो जो व्यवस्था होनी चाहिए थी काला धन पकड़ने के लिए, वह व्यवस्था सरकार ने नहीं की है, वो सबसे बड़ी विफलता है। बिल्कुल, छाती पीठ अपने ठोक लेना और बहुत अच्छी जोखिम भरा था, लेकिन उसके लिए व्यवस्था नहीं थी और सरकार की यह सबसे बड़ी विफलता थी कि आपने व्यवस्था नहीं की। बैंक वालों को फ्री कर दिया, पोस्ट ऑफिस वालों को फ्री कर दिया, ये सारे लोग मालामाल हो गए हैं, सारा काला पैसा लौट गया आपके बैंक में। एक और नए भ्रष्टाचारी बिरादरी को खड़ा करने का मौका मिला। नोटबंदी की सफलता थी, नोटबंदी की विफलता यह है कि सारा पैसा चला गया। हाँ, आगे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है सर, वो तो भाई साहब जो वो बता रहे थे ये कि
फेक करेंसी आ रही थी। अभी तो फेक करेंसी, जो नई करेंसी आई है उसकी फेक करेंसी बननी शुरू हुई है। अभी वो शुरू हुई है। इट विल टेक टाइम। और वो भी होगा अगर हमारी एजेंसियां तैयार नहीं होंगी उसको रोकने के लिए। लेकिन इसको फेल किया है नोटबंदी को बैंक वालों ने और पोस्ट ऑफिस वालों में बैठे बेईमान अफसरों ने। ठीक सर, राफेल की बात आम आदमी मरा है इसमें, आम आदमी तकलीफ झेला है इसमें। जी, अब राफेल को लेकर यदि हम बात करें तो उस पर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा ही स्पष्ट रुख अपनाकर कहा कि राफेल विवाद विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें बहुत कुछ उसे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी ने सरकार को क्लीन चिट दी है। ये मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, एक सरकार पर आरोप है। सरकार पर आरोप, मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोज करके निकालना चाहिए कि किसने दिया, क्या दिया, कहां रखा, सब निकालना चाहिए उन्होंने। दूसरी बात है कि संसद में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है। जहां भी मुझे पब्लिक में बोलने का मौका मिला है मैंने इस विस्तार से बताया है। तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीजें निकाल करके रख दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने बयान दे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है। एक और बयान सुन लेते हैं, फिर चर्चा में शामिल होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, पाकिस्तान पर किए गए सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर भी विपक्ष ने सरकार को तब घेरा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो किसी सरकार के मंत्री ने बयान नहीं दिया है, न प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। सेना के अफसर ने देश को जानकारी दी और वो भी इंफॉर्मेशन दी है। और वो इंफॉर्मेशन यहां दी इतना नहीं, टेलीफोन करके पाकिस्तान को भी बताया गया था। और जब तक पाकिस्तान को सूचित नहीं किया तब तक हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं बताया गया था। और सेना ने खुद ने आकर के अपना एक डिटेल रिपोर्ट दिया था, वहीं बात समाप्त हो गई थी। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि उसी दिन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडरों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर शक खड़ा किया। क्या लगता है बैद्यनाथ जी, हम आपसे संक्षेप में जान लें, राफेल डील और फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक, इस पर जो नजरिया है विपक्ष का, मैं आ रहा हूं सर, अनिल जी आपके पास आऊंगा, इसके बाद ही आऊंगा, लेकिन जरा उसको लेकर कहां लगता है कि मामले में गड़बड़ झाले हैं बैद्यनाथ जी, और फिर सर्जिकल स्ट्राइक तो वाकई देश की शान की बात तो थी। अब सर्जिकल स्ट्राइक पर जो विपक्ष का खासतौर से कांग्रेस, बाकी तो केजरीवाल वगैरह ने जो कहा कोई बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई, खासतौर से संजय निरुपम ने जो प्रतिक्रिया दी, उसके साथ कांग्रेस वालों ने जो हिसाब किताब मांगना शुरू कर दिया, वह गलत था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी कई मंत्रियों ने, कई नेताओं ने, कई बड़े नेताओं ने उसको भुनाने की कोशिश की। उसका राजनीतिक इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया उन्होंने। हाँ, प्रधानमंत्री ने उसको बहुत चिल्लाया नहीं, बहुत उसको लेके नहीं किया, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं ने उसको बहुत हंगामा किया, उसको जगह जगह पोस्टर लगे, जगह जगह बैनर लगे। वो मौका कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस को कम से कम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। इनके नेताओं को, जो कांग्रेस के वरीय नेता जो थे, उनको अपने कनीय नेताओं को रोकना चाहिए था कि भाई ये सवाल देश का है। राफेल पे बताइए, राफेल पे क्या बोलना चाहिए था। राफेल की जहां तक बात है, उसमें कांग्रेस जो है वह गलत काम कर रही है, गलत गेम खेल रही है। अगर वो चाहती है कि राफेल को हम बोफर्स बना देंगे, वो संभव नहीं है। जेपीसी में शंकरानंद जी उसमें बने थे और उन्होंने क्लीन चिट दे दिया था कांग्रेस को। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये किकबैक नहीं है, वाइंडिंग अप चार्जेज है। अगर आपको याद होगा, कहा था किकबैक नहीं है, इट इज वाइंडिंग अप चार्जेस। और इसमें सरकार टू सरकार समझौता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है। इसको लेकर के अब यह साबित कर रहा है कि मोदी चोर है, उनकी सरकार चोर है, ये है, ये कभी भी कांग्रेस, खैर ये राजनीति का एक हिस्सा है, अपनी अपनी राजनीति हर पार्टी करती है। एक मिनट, एक सेकंड सरदार जी, उस इंटरव्यू में जिसने इंटरव्यू लिया था, स्मिता जी को यह सवाल जरूर पूछना चाहिए था मोदी जी से कि मोदी जी आप पाक साफ है तो जेपीसी क्यों नहीं, ये पूछ लेना चाहिए था। मोदी जी को बता देना चाहिए था। जो बात आज जेटली ने कहा है लोकसभा में, वो
मोदी जी क्या कहते तो हम लोग भी जरा समझ लेते। पता नहीं काउंटर क्वेश्चन का मौका नहीं रहा होगा। बात नहीं है, रफाल डील अच्छा है और सारी चीजें बिल्कुल आईने की तरह साफ है। कांग्रेस को जो कहना हो कहे, राजनीति है, चुनाव का वर्ष है, सब करेंगे। ठीक सर। अब अनिल जी आप बताइए, आप सर्जिकल को फर्जिकल आपकी पार्टी कहती रही, राफेल पे कहते हैं कि दाल काली नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देखिए, जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक का मामला था, उस समय तो राहुल गांधी जी ने भी उस सर्जिकल स्ट्राइक को अप्रिशिएट किया था, उसकी सराहना किया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी कहीं भी राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर, राष्ट्रीय स्वाभिमान के सवाल पर कोई विवादित स्टैंड नहीं लेती है। उसमें कहीं कोई विवाद का मामला नहीं है। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको क्रिटिसाइज किया था, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश किया था, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। जहां तक राफेल का सवाल है, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बेतुकी बात कर रहे हैं। इसलिए बेतुकी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसके प्रक्रियात्मक मामले पर कहा है कि हमने प्रक्रियात्मक कोई गलती नहीं पाया है, मगर जहां एक तरफ 526 करोड़ में खरीद हो रही थी और दूसरी तरफ 1600 से ज्यादा करोड़ में खरीद हो रही है, जो स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं घालमेल का मामला है। अगर ऐसा नहीं है तो मेरा आग्रह है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से कि साच को आज क्या जेपीसी बैठाने में सरकार ने जेपीसी खारिज कर दिया है सर। अरुण जेटली ने साफ साफ कह दिया जेपीसी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री को सम्मन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट तमाम बातों की नुक्ताचीनी नहीं कर सकता। कम से कम जेपीसी में यह होगा कि तमाम जो फाइलें हैं, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, उस पर चर्चा होगी। चलिए सर, वो तो सरकार ने भाजपा तो सदन में क्या और आपकी पार्टी का स्टैंड होता है, कितना दबाव पड़ता है विपक्ष का, और इसीलिए उस तिनके को निकालने के चक्कर में प्रधानमंत्री ऐसी तैसी बात कर रहे हैं। जी, अब मिथेश जी आप बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक, चलिए एक वो है, इधर राफेल डील पे जिस तरह से आपकी पार्टी कह रही है कि सब कुछ ठीक है और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोसेस में कहीं कोई फ्लॉ नहीं पाया है, एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी आ ही गया है, लेकिन इस पर राजनीति कुछ इस तरह से हो रही है कि वाकई लगता है कि आपके चश्मे में धुंध पड़ गई है और कांग्रेस का चश्मा अचानक साफ हो गया है। जनमानस में ये भी बातें आने लगी है अब। देखिए, जनमानस को भी पता है कि कांग्रेस एक कन्विक्टेड पार्टी है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता जमानत पर इस देश में घूम रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तो आरोप लगाने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर कह दिया, उसके बाद अब ये जेपीसी की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद ये विधानसभा में कहेंगे कि विधानसभा में ले आके इस पर बात करिए। ये इनका क्या पता नहीं क्या मानसिकता है, मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन इन्होंने, अनिल शर्मा जी ने एक बात कही कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो राहुल जी ने भी इसकी प्रशंसा की। मुझे तो याद नहीं है कि राहुल गांधी ने कभी किसी निर्णय पर प्रशंसा की होगी। और जब भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे काम करेगी तो श्रेय भी तो उसका वही लेंगे ना। हमारी सरकार श्रेय ले रही है तो इसमें कौन खराब बात है? चलिए सर, लीजिए श्रेय। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही पाकिस्तान अपने औकात में है, ये सबको मालूम है। नहीं तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान को लगता था कि उसके रिश्तेदार की सरकार देश में चल रही है। आज कम से कम उनको मालूम है कि ये जो देश का प्रधानमंत्री है ये छक्के छुड़ा देगा, बिरयानी खाने, और देश की जो सेना है उसका हाथ खुला हुआ है, और जब आवश्यकता होगी तब कार्रवाई होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री सारी कार्रवाई होगी। खुद प्रधानमंत्री जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बस में भी बैठ के गए। ठीक सर, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ प्लीज। बस में भी बैठ के गए, आप सब सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको जवाब भी दिया। अनिल जी रुक जाइएगा और मिथिलेश जी आप जहां तक मैं अपने बाकी मेहमानों से भी मैं राय ले लूं जरा सा। डॉक्टर संजय कुमार, नोटबंदी, जीएसटी और ये तमाम मुद्दों के साथ साथ राफेल और सर्जिकल स्ट्राइक, ये भी दो बड़े फैसले हैं। राफेल डील को लेकर ये बात जरूर चल रही है कि भाई यूपीए की 10 साल की सरकार ने एक फैसला नहीं लिया तो एनडीए की मौजूदा सरकार ने एक फैसला लिया, एक बड़ा फैसला था जो कि फैसला लेने की आवश्यकता थी, देश की रक्षा का भी एक सवाल था। लेकिन पूरी दाल ही काली बता रही है कांग्रेस और संदेह के घेरे में पूरी डील को लाई जा रही है। इधर सरकार कहती है कि हम जेपीसी का गठन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कि अब हमें सब कुछ क्लीन चिट हमें मिल गया है। तो देश तो उलझ के रह गया है सर, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं और देश को उलझाने और सुलझाने में उलझा के रख दिया गया है। तो आखिर हो क्या? देखिए, एक चीज तो मैं बताऊंगा आपको जी कि जो डिफेंस का मामला रहा है इस देश का,
एक विडंबना रही है कि हमेशा विवादित रहा है, चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो या अभी एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं सहमत हूं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई प्रक्रियात्मक गलती नहीं है, लेकिन कांग्रेस जहां एक जगह सवाल उठा रही है और कई पत्रकारों ने भी जब इसको समझने की कोशिश की, तो जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, कहा कि भाई हमने इस फाइल को, चूंकि जेपीसी से अनुमति लेनी पड़ती है जब कोई आप डील में जाते हैं, खास करके डिफेंस डील में, और उन्होंने कहा तो जो उसके मेंबर थे उनसे पूछा गया, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो कुछ सांसद जो उसके मेंबर थे, उन्होंने कहा कि क्या वो फाइल आपके पास आई थी, आपने देखा था, आपने अनुमति दी थी? उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई फाइल नहीं आई है और न मैंने कुछ देखा है। कांग्रेस अगर वहां पर सवाल उठा रही है तो जनता थोड़ी सशंकित होती है कि फिर सरकार किस तरह से दावे कर रही है भाई। और दूसरी बात, मैं इससे सहमत हूं, जब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ठीक है मैं संसद में डिबेट कराने के लिए राफेल पर तैयार हूं, तो जेपीसी में क्या लगता है 2/3 तो आप ही के संसद सदस्य होंगे, जनरली फैसला आप ही के पक्ष में आएगा, तो थोड़ा कांग्रेस का भी अगर ये कुछ लग रहा है इफ बट, तो वो दूर हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात जो सर्जिकल पर मैं कहना चाहूंगा, देश के सेना अधिकारियों के निर्णय पर चाहे कोई पार्टी हो कभी सवाल नहीं होना चाहिए। इस पर तो कम से कम राजनीति ना करें, श्रेय ले, प्रधानमंत्री जी श्रेय ले, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक देश के सम्मान और स्वाभिमान का मामला है, उस पर अगर सवाल कांग्रेस उठाती है तो मैं मानता हूं कि यह देश हित में कतई नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक का उन्होंने क्रेडिट लिया, नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने लिया, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक सर, मुकेश जी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में, हालांकि और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, राहुल गांधी परिवार के बारे में बहुत सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया और काफी निशाना भी साधा, लेकिन चूंकि मुख्य बातों में एक ये बातें ये भी थी, सर्जिकल स्ट्राइक और राफेल डील में लगातार संसद में हंगामा हो ही रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल तो यही उठता है कि देश को साफ सुथरी तस्वीर यदि आपको देनी हो और जेपीसी की यदि मांग हो रही है, तो क्या गुरेज है साहब, कौन सा हम कल को पाकिस्तान हम पर अटैक करने वाला है, इतनी हिमाकत तो पाकिस्तान कम से कम नहीं कर सकता है, या कोई भी मुल्क नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान उतना कमजोर नहीं है, 1962 का हिंदुस्तान नहीं है ये। बिल्कुल 70 साल पहले हमारा राष्ट्र जो है वो राष्ट्र बना था और लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और 70 साल में जो इसी देश ने युद्ध झेले हैं, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे का हो, चाहे उसके बाद पाकिस्तान से लड़ाई हो, चाहे उसके बाद चीन की लड़ाई हो, चाहे आपको कारगिल का युद्ध हो या छद्म युद्ध लगातार जो होते रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये स्थिति है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र की खुद की बुनियाद के लिए, इसके अस्तित्व के लिए। तो इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के जो तमाम नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनको अपनी बयानबाजी करने के पहले ये सोचना चाहिए कि हम राष्ट्र का हित कर रहे हैं या अहित कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है, हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं या जो भी हमारे समान है, युद्धक समान होते हैं, हमारा राष्ट्र इस स्थिति में आज भी नहीं है संजय जी कि हम उसका निर्माण कर सके। हमें आयात करना पड़ता है, हमें नई तकनीक चाहिए, हमें नए औजार चाहिए, नए हथियार चाहिए और सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए नई तकनीक चाहिए। तो आपको सब मिला के चीजों को बाहर से मंगाना पड़ेगा। और दुनिया के सबसे बड़े देशों में, पूरी दुनिया में सबसे बड़े देशों में जो आयात करते हैं, जिनका डिफेंस परचेज सबसे ज्यादा होता है, उसमें भारत शीर्ष 5 में है। और ये स्थिति लगातार बदलती, कभी तीसरे नंबर पे आता है, कभी दूसरे नंबर पे आता है, कभी 5वें नंबर पे आता है। तो हमें आयात करना पड़ेगा और हमें अपनी सेना के मनोबल को बनाए रखने के लिए, उनको युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए तरह तरह के और हथियारों का और विमानों की जरूरत पड़ेगी। इसमें राफेल एक महत्वपूर्ण है। राफेल जो है एक आधुनिक विमान है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो राजनीतिकरण करने की बात हुई है, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा हूं। राजनीति करने के पहले तमाम चीजों को बड़ी गंभीरता से और गहराई से जाकर देखना चाहिए और तब उस पर बयानबाजी करना चाहिए। अगर किसी ने युद्ध अगर होने वाला है, अगर युद्ध हो जाता है, तो उस स्थिति में कैसे आपकी सेना का मनोबल बढ़ेगा। तो अगर राफेल के ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं, राफेल पे बाकी चीजें कर रहे हैं, तो उसमें सोच समझ के और बड़े उसको मूल्यांकन के साथ करना चाहिए। दूसरी बात, जो जेपीसी की बात हो रही है, जेपीसी के संदर्भ में
मेरा अपना मानना है, मेरा अपना सोचना है कि जेपीसी होना चाहिए। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अगर मान लिया कि नहीं है तो फिर आपके जब आपका दामन दागदार नहीं है, आप बिल्कुल साफ हैं, तो जेपीसी एक प्रोसेस है पार्लियामेंट का, और उस प्रोसेस में आपको स्वीकार करना चाहिए। जो किसी जेपीसी के लिए तमाम जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आपको याद होगा कि हर एक बड़े मुद्दे पे जेपीसी की मांग बीजेपी करती थी। इसका मतलब है आज बीजेपी डिफेंस में है, कहीं न कहीं इसमें ऐसी जनता को शंका हो रही है, जनता को शंका हो रही है, जिस बात का जिक्र बैजनाथ जी ने भी कहा कि जेपीसी होगा तो हम जैसे लोग भी देखेंगे। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी सोच है कि क्या मामला हुआ था, और उनको सालों साल का, दशकों का अनुभव है और चीजों को समझने की इच्छा होती है। तो जेपीसी एक प्रोसेस है पार्लियामेंट का चीजों को समझने का। बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका, बहुत धन्यवाद बैजनाथ जी आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार, बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी आपका, बहुत धन्यवाद अनिल शर्मा जी आपका। तो प्रधानमंत्री का जो बयान आया, जो साक्षात्कार में उन्होंने जो अपने बयान दिए हैं, उनकी अपनी एक नजर रही है हर मुद्दे पर, उसकी उन्होंने व्याख्या भी की और समझाने की कोशिश भी की। कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिस पर कि वाकई लगा कि सवाल और जवाब होने चाहिए थे और प्रधानमंत्री को और भी खुलकर बोलने की आवश्यकता थी, लेकिन वो कहीं बहुत चतुराई से उन्होंने उन बातों पर वहीं तक पूर्ण विराम लगा दिया। देश जवाब जरूर चाहता है, कम से कम राफेल डील के मामले में एक मानसिकता बनती जा रही है कि आप सही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रक्रियात्मक बातों पर आप पर मुहर लगाई है आपके पक्ष में, तो फिर दिक्कत क्या है जेपीसी को लेकर। यदि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तो संभव है कि आज आपकी सरकार, हमारी सरकार जो भारत सरकार है, वो और मजबूती से अगला कदम उठा पाएगी और साहसिक फैसला लेगी। लेकिन हाँ, नोटबंदी जैसे फैसले को लेकर बहुत सारे सवाल आज भी जनमानस के जेहन पर हैं। सोचना पड़ेगा राजनीति को कि कौन सा फैसला इस मकसद से कब कब लेना चाहिए था। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।